क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर गीतन सिंह। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। अब एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको बेटा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एज पर एनसीईआरटी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जो भी एनसीईआरटी में दे रखा था वो सारा कुछ हमने अच्छे से समझते हुए चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप बोलेंगे सर जब चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो फिर ये किस चीज की क्लास है? तो एक्चुअली बेटा इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो चैप्टर खत्म होने के बाद हमारे 12th वाले पोर्शन के अंदर जिनको दे रखा है और उनको हमें यहीं पर समझना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम इसको आगे लेकर गए तो हम जो पढ़ा है ना उस चीज को हम कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, वहां फिर हमको उतना मेहनत लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ चैप्टर ऐसे जहां पर जिनकी जड़ें बड़ी गहरी हैं तो हमें उन जड़ों को समझना पड़ता है, तो उस डेप्थ तक पहुंचने के लिए हमें जो है वो कई बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। तो ये मानकर चलिएगा आप कि आज की जो क्लास है आपकी, बेसिकली आपको जो कुछ भी एनसीईआरटी में लिखा है चैप्टर के अंदर वो सारा कंप्लीट हो चुका है। आज की जो क्लास है वो एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक क्लास है, जहां पर कि आपको जो है वो उन सारे एमसीक्यूज के ऊपर हम बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनका संबंध है 12th क्लास के चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से। ठीक है, वहां पर ये हिस्से छोटे छोटे में दे रखे हैं, लेकिन चूंकि हमने सेल को इतना मेहनत से पढ़ा है तो उन हिस्सों को हम यहीं पर क्लियर करेंगे। ओके, तो अभी मैंने बार बार आपसे कहता हूं, हर बार कहता हूं कि इसको आप 11th और 12th का क्लास मत बनाइए, ये नीट का क्लास है। तो यहां पे कुछ हिस्से ऐसे जो मैं अपने सुविधा अनुसार पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना, क्लियर। तो भरोसा रखिए बेटा, हम जो पढ़ रहे हैं ना वो 360 आउट ऑफ 360 के लिए पढ़ रहे हैं, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो पिछली क्लास में बेटा हमने क्या देखा था? हमने देखा था क्रोमोसोम्स के बारे में के। तो अब जो काइनेटोकोर है उसके बारे में हम समझ गए कि प्रोटीन से बनी प्लेट होती है जिसपे स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ते हैं के। एक सेंट्रोमेर में दोनों तरफ किनारों पर जो है लेटरल सरफेस पे आपको प्रोटीन प्लेट दिखाई पड़ती है, हम काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। फिर हमने क्रोमोसोम के टाइप देखे थे। हमने देखा था कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम एंड दी टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम को हमने देखा था। तो ये जो डायग्राम दे रखा है बेटा, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम के आईएमपी याद रखिएगा। अब आपने देखा होगा कि आपको सैटरडे के दिन जो बूस्टर शीट मिला, आपको सैटरडे नहीं संडे को, इस बार वीक में छुट्टी था आपका उसमें, तो आपको जो बूस्टर शीट इस वीक मिला, आपने देखा उस बूस्टर शीट में आपको जो क्वेश्चन दिए गए वो केवल डायग्राम वाले क्वेश्चन थे, ऑप्शन भी नहीं था इनमें। डायग्राम था, लेवल करने को पूछा गया था, पहचानने को बोला गया था। तो कुछ ऐसी शीट्स में आपको प्रोवाइड करता रहूंगा जिसमें हम एक चैप्टर के पूरे डायग्राम एक साथ हम लेंगे लेवलिंग करने के लिए। और ऐसी शीट को आप संभाल कर रखिएगा, इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा और एक अलग फाइल बनाइएगा और उस फाइल में उन डायग्राम वाली शीट को लगाते जाइएगा आप, ठीक है ना, जिससे कि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। और जो भी आप शीट का प्रिंट आउट निकाले उस शीट पर डायरेक्ट मत लिखिए, क्योंकि उसमें क्या है, हमने लेवलिंग करने के लिए उसमें ब्लॉक दे रखे हैं उसमें, ठीक है ना। आप अलग से पेज पे उसका लेवलिंग कीजिए ताकि वो शीट का बार बार यूज कर सके, यानी एक बार प्रिंट आउट लेने के बाद शीट का बार बार यूज कर सके, इसलिए आप उन लेवलिंग वाली शीट को जो है वो डायरेक्ट मत लिखिए, उस पर आप उसको पेपर समझ लीजिए, एक अलग पेज पे लिखिए आप, ताकि आप बार बार उसको रिकॉल कर सके आप, ठीक है ना। चलिए फिर अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, पहचानिए कि ये कौन सा प्लांट है, क्या है इसके, यानी पहचानिए, बताइए कि ये कौन सा प्लांट है और इससे किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है इसके, यानी कौन ऐसा साइंटिस्ट है जिसका नाम इस प्लांट के साथ जुड़ा हुआ है और उन साइंटिस्ट ने हमको क्या महत्वपूर्ण बात बतलाई थी उन्होंने, और ये पूरी डिस्कवरी न्यूक्लियस के साथ जुड़ी हुई है। तो आपको पहचानना है नेम ऑफ द एल्गी, इस एल्गी का नाम क्या है, कौन साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट का नाम क्या है, और उन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट दिया था, वो फेमस स्टेटमेंट भी आपको बतलाना है। समझ गए, क्लियर, ठीक है। आज का क्वेश्चन आंसर करना है, नेम ऑफ एल्गी, नेम ऑफ साइंटिस्ट,
डिस्कवरी क्या था वो आपको बतलाना है, फेमस स्टेटमेंट भी बतलाना है आपको, ठीक है। देन हमने देखा था टीलोमेर के बारे में बात किया, पिछली क्लास में हमने टीलोमेरेज के बारे में बात किया हमने, ठीक है। तो हम क्रोमोसोम को अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, ठीक है। अभी इतना समझ चुके हैं हम कि न्यूक्लियोसोम क्रोमोसोम को बनाने वाली इकाइयां होती है, यूनिट्स होती है, जिनसे क्रोमेटिन बनता है, और क्रोमेटिन के कंडेंस होने पर क्रोमोसोम बनता है। ये तो हम जानते हैं अच्छे से, ठीक है बेटा। चलिए, सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये सब बातें भी हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा था क्रोमोसोम का एक, हम सब में क्रोमोसोम जोड़े में होता है, पेयर में होता है। क्रोमोसोम के जोड़े का एक क्रोमोसोम मदर से आता है, एक फादर से आता है। मतलब हम सब जीव 2n होते हैं और हमारे अंदर क्रोमोसोम का एक सेट मदर से आता है, एक फादर से आता है, तो इसका मतलब हर एक क्रोमोसोम जोड़े में होता है, पेयर में होता है। तो वो जो क्रोमोसोम का जोड़ा है ना, वो आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 है उसका एक जोड़ा है, क्रोमोसोम नंबर 2 है उसका एक जोड़ा है, ठीक है ना। तो ऐसे जो है वो उनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। चलिए, सेट क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा देख के फिर आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि ऑलरेडी एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो मैंने आपसे कहा बेटा, कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें आपको एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन देखने मिलता है। याद है ना बेटा, हमने पढ़ा हुआ अच्छे से कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, क्या होता है बताओ, सेंट्रोमियर। यार भूलना नहीं, क्या होता है बेटा, सेंट्रोमियर। के प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है सेंट्रोमियर। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मैंने कहा, कुछ क्रोमोसोम में, मैंने कहा था नॉर्मल क्रोमोसोम हमको ऐसा दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, पर कुछ क्रोमोसोम में एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसके नीचे ट्रेवेंड वाला हिस्सा होता है। याद है ना, जब हम लोग न्यूक्लियोलस पढ़ रहे थे तब हमने इसके बारे में बात किया था, है ना, नॉर वाले हिस्से की बात की थी हमने। बिलो सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन ए स्मॉल पार्ट इज प्रेजेंट नोन एज सैटेलाइट और ट्रेवेंट के। तो सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे एक छोटा भाग पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट या ट्रेवेंट कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्रोमोसोम जिनमें सैटेलाइट पाया जाता है उसको हम सेट क्रोमोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम, सेट क्रोमोसोम कहते हैं। और सेट का फुल फॉर्म सैटेलाइट नहीं होता है, गलती मत करना, कि सेट का फुल फॉर्म होता है साइने एसिड थाइमोन्यूक्लिनिको, मैंने बताया था। और यहां पर आपको एक विशेष तरह का न्यूक्लिक एसिड देखने मिलता है जिसको बोलते हैं थाइमोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, वो देखने मिलता है हमको, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये देखिए, एक क्रोमोसोम जिसमें कि हमने कहा क्या हमें सैटेलाइट रीजन दिखाई पड़ता है। अब आप बोलोगे सर ये ऐसा क्यों बनाया क्रोमोसोम आपने वैसा क्यों नहीं बनाया जैसे एनसीईआरटी बना। अरे बेटा, ये क्रोमोसोम कब काम करेगा, जब इंटरफेज होगी। इंटरफेज मतलब दो डिवीजन के बीच की अवस्था होगी, तभी ये सब कुछ पूरा। जब आप न्यूक्लियस को देखते हो ना, तो सबसे अच्छी अवस्था, सबसे अच्छी फेज जब आपको न्यूक्लियस दिखाई देता है वो इंटरफेज होती है। और इंटरफेज में डीएनए डबल कब होता है, एस फेज में होता है, कि जीवन फेज सबसे मुख्य अवस्था होती है, मेन फेज होती है जहां पे सेल अपना सिंथेसिस करती, निर्माण करती है। तो मोस्टली जो है जीवन फेज के दौरान हमें क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है कि तमाम प्रोटीन बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्रोमेटिन रेटिकुलम फैला हुआ दिखाई पड़ता है। फिर उसके बाद एस फेज में क्या होता है, डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है, ठीक है। तो बेसिकली क्रोमोसोम जो होते हैं उनके थ्रेड डुप्लीकेट होते हैं कब, इंटरफेस के बीच में, मिडिल में, एस फेज में जाकर के। तो शुरुआती अवस्था में हमें क्रोमोसोम इसी प्रकार का दिखाई देगा हमें, ठीक है ना। चलिए, अब याद रखिएगा, सेट क्रोमोसोम जो होते हैं बेटा, याद रखना इसके बारे में, दे आर यूज्ड एज मार्कर क्रोमोसोम बिकॉज देयर पोजीशन इज फिक्स्ड इन द न्यूक्लियस। ऐसा माना जाता है कि सेट क्रोमोसोम की पोजीशन, सेट क्रोमोसोम की जो लोकेशन होती है वो न्यूक्लियस में फिक्स होती है, जस्ट बिकॉज, क्योंकि न्यूक्लियस की पोजीशन भी फिक्स होती है। जो न्यूक्लियस की पोजीशन फिक्स होती है, और न्यूक्लियस की पोजीशन कौन डिसाइड करता है, सेट क्रोमोसोम, क्योंकि सेट क्रोमोसोम में जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है उसी को हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं। याद है ना, NOR पढ़ा था हमने, उसे हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम नॉर कहते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं। यहां पे न्यूक्लियस देखने मिलता है हमको, इसका डीएनए बाहर निकलेगा ट्रेवेंट का, उस पर न्यूक्लियस बनता है, ठीक है ना। तो ये मार्कर क्रोमोसोम होते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात जो आती है वो है कैरियोटाइपिक के। अब यहां से हम कहां इंटर कर गए बेटा, यहां से इंटर कर गए हम ये 12th वाले पोर्शन में हम इंटर कर चुके हैं, क्या, ठीक है। यानी अभी हम 11th वाले पोर्शन से निकल के 12th वाले पोर्शन में एंटर कर चुके हैं यहां पे। तो 11th वाले बच्चे घबराएंगे बिल्कुल नहीं, आपको बेटा चूंकि अभी पढ़ रहे हैं ना आप, तो आपको जो हिस्सा 12th का यहां पे कवर हो सकता है उसको यहीं पे कवर कर लीजिए, आपके बाद के लिए मत छोड़िए। और ये चूंकि कनेक्टेड है पूरा, एनसीईआरटी इसको बिखेर दिए, ये बात अलग है, लेकिन हमको उससे कनेक्ट करना पड़ेगा हमें, के। तो कैरियोटाइप क्या होता है, देखो, कैरियो वर्ड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के टाइप, किस तरह के क्रोमोसोम न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो जानना है, कैरियोटाइप, ठीक है। जैसे देखा मैंने, देखिए
अब गौर से देखिए इसको, अब आपको सोचना है और बताना है कि ये नंबर एक बात देखिए गौर से इसमें, यानी आप ये हमारे अंदर है ना, ये आप देख रहे हैं ह्यूमन कैरियोटाइप देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? आप ह्यूमन कैरियोटाइप देख रहे हैं। जो आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा, ये क्या है? ये आपका ह्यूमन कैरियोटाइप हटके, ठीक है, ह्यूमन कैरियोटाइप का आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बोलते हैं? हम ईडियोग्राम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम ईडियोग्राम कहते हैं। ईडियोग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैरियोटाइप के। अब इसमें आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम नंबर एक। अब देखो बेटा, कैरियोटाइप में एक बात याद रखना कि सबसे पहले सबसे बड़ा क्रोमोसोम लेते हैं। जब भी क्रोमोसोम को हम सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो सबसे पहले बड़ा क्रोमोसोम लेते हैं, सबसे आखिर में छोटा क्रोमोसोम लेते हैं। मतलब कैरियोटाइप में क्रोमोसोम का अरेंजमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। क्वेश्चन है एग्जाम का, कैरियोटाइप में क्रोमोसोम को अरेंज करने का सिस्टम डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। सबसे पहले सबसे बड़ा क्रोमोसोम लेंगे हम। क्लियर? ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। फिर यदि क्रोमोसोम सेम साइज के हैं, इमेजिन करते हैं क्रोमोसोम सेम साइज के हैं, तो क्या होगा? तो ऐसा होगा कि सबसे पहले मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को अरेंज करेंगे, उसके बाद सब मेटासेंट्रिक को अरेंज करेंगे, उसके बाद एक्रोसेंट्रिक को अरेंज करेंगे, और सबसे आखिर में टीलोसेंट्रिक को अरेंज करेंगे। आई बात समझ में? देखो, यदि क्रोमोसोम के साइज अलग अलग है तो सबसे पहले सबसे बड़े साइज का क्रोमोसोम रखेंगे, फिर छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा रखेंगे। यदि साइज एक बराबर है तो सबसे पहले मेटासेंट्रिक रखेंगे, फिर सब मेटासेंट्रिक रखेंगे, फिर एक्रोसेंट्रिक रखेंगे, और आखिर में बेटा किसको रखेंगे? हम टीलोसेंट्रिक को रखेंगे हम। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आपको दिखाई पड़ रहा है ये ह्यूमन कैरियोटाइप के पूरे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिखाई पड़ रहे हैं। तो 22 जो है वो ऑटोसोम है, इसमें 22 पेयर ऑटोसोम के इसमें, और 23rd पेयर किसका है? वो सेक्स क्रोमोसोम का है, एलोसोम का है। अच्छा बताइए सोच के कि ये जो कैरियोटाइप दिया गया है ये मेल का है या फीमेल का है? सोचिए, यानी ये जो ह्यूमन कैरियोटाइप दे रखा है ये ह्यूमन मेल का है या ह्यूमन फीमेल का है? किसका है ये, मेल या फीमेल? क्या कारण है? कैसे बताया आपने? क्या बात है, होशियार बच्चे में रट के। क्या बोला आपने? आपने बोला सर ये ह्यूमन मेल कैरियोटाइप है। कैसे बोला आपने? वेरी गुड। आपने कहा कि सर 23rd पेयर में एक बड़ा और एक छोटा दिखाई पड़ रहा है, मतलब एक एक्स होगा और एक वाई होगा। ठीक है, तो आप समझ गए। आपने कहा कि हां सर ये बात सही है, तो इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया? इसलिए हमने इसको बोल दिया कि ये क्या है बेटा? ये जो हो गया आपका जो है ह्यूमन मेल का कैरियोटाइप हो गया। क्लियर? ठीक है ना? अब लिखते हैं क्या होता है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप इज द ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट आइडेंटिफाइज ए सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ ए स्पीसीज। अब आपने कैसे पहचाना? मैंने जो आपको कैरियोटाइप दिखाया, आपने कहा सर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमंस में होते हैं, एक भी टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम इसमें नहीं है, इसमें एक भी टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं है, और ह्यूमंस में टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं होते हैं। तो आपने क्या बोला? आपने कहा पहले तो काउंटिंग कर लेते हैं। आपने कहा हां सर 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर है, तो ह्यूमन फिनोटाइप, ह्यूमन का ये कैरियोटाइप हो सकता है। फिर आपने कहा सर कोई भी क्रोमोसोम इसमें एक्रोसेंट्रिक टीलोसेंट्रिक नहीं है, मतलब ये पक्का ये ह्यूमन, ये क्या है बेटा? ये एक्रोसेंट्रिक है, ये एक्रोसेंट्रिक है, क्या टीलोसेंट्रिक नहीं है। तो ये क्या हो गया? ह्यूमन कैरियोटाइप। ह्यूमन कैरियोटाइप में टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं होते इनके। ठीक है ना? फिर आपने ह्यूमन मेल कैसे बोल दिया? आपने कहा एक एक्स और एक वाई है, तो लास्ट जोड़े में एक बड़ा एक छोटा है, मतलब ये एक्स वाई है। ठीक है, तो क्या बोला हमने कहा कैरियोटाइप लक्षणों का वह समूह होता है, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कैरियोटाइप इज द ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरियोटाइप लक्षणों का वह समूह होता है जिसकी मदद से एक प्रजाति के गुणसूत्र समूह को पहचान सकते हैं। That identifies a set of chromosome of a species, जिसकी मदद से एक प्रजाति के गुणसूत्र समूह को पहचान सकते हैं। Karyotype is the group of characteristics that identify a set of chromosome of a species. Karyotype लक्षणों का वह समूह होता है जिसकी मदद से एक प्रजाति के गुणसूत्र समूह को पहचान सकते हैं। Its graphical representation is known as ideogram. इसके ग्राफी निरूपण को हम ideogram कहते हैं। Its graphical representation is known as ideogram. Clear? The ideogram is prepared on the basis of following characteristics. very IMP, भूलना नहीं है, एग्जाम में बेटा आता है के। और ऐसे एमसीक्यू आपको देखने मिलेंगे बेटा, तो जो एग्जाम में जो है वो जो बच्चा पढ़ा है ना वही सही कर पाएगा इसको। समझ गए ना के? तो ideogram is prepared on the basis of following characteristics. ideogram को निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर तैयार किया जाता है। नंबर 1, लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की लंबाई। ठीक है ना? ठीक है, ब्रैकेट में लिखना अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है ना? ब्रैकेट लिख सकते हैं इसमें।
अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी बड़ा पहले छोटा बाद में, ठीक है। देन आर्म रेशियो, भुजा अनुपात, ठीक है, आर्म रेशियो। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें सबसे इसमें लिखे, इसमें जो है कैसे करेंगे बेटा इसमें अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इसमें ऐसा होगा मेटासेंट्रिक, देन सब मेटासेंट्रिक, देन एक्रोसेंट्रिक, देन टीलोसेंट्रिक, क्या ब्रैकेट करके, यानी आर्म पहले जिनका आर्म रेशियो 1 होगा उनको अरेंज करेंगे, फिर इनका 1 से थोड़ा आगे पीछे होगा उसको अरेंज करेंगे, फिर जिनका 1 से काफी डिफरेंट होगा उसको अरेंज करेंगे, देन इसके बाद जिसके एक ही आर्म होगी उसको अरेंज करेंगे हम, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक के। देन पोजीशन ऑफ नॉर, ठीक है, फिर नॉर की, अब इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे अभी हम के, तो पोजीशन ऑफ नॉर लिख लीजिए इसमें के। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, ये भी अरेंज करने का तरीका होता है, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन क्षेत्रों का वितरण, ठीक है। तो लास्ट के दो हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। अब देखिए बेटा, कई बार क्या होता है डिटेल्स को लेके एक बड़ी अच्छी बात है आई मेरे दिमाग में आई यहाँ पे कि किसी बच्ची ने मुझे जो है वो अच्छा पढ़ने वाली बच्ची होगी, मुझे लगता नहीं कि मेडिकल इंटरेस्ट के लिए पढ़ रही होंगी वो, भले ही बायोमेंटर जो है मुझे ऐसा मतलब मेरे को ऐसा, मैं गलत भी हो सकता हूं, पर मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा से हायर एग्जाम की तैयारी कर रही है, हो सकता है कि सिविल सर्विस के लिए या JRF नेट के लिए किसी एग्जाम के लिए पढ़ रही होंगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सर आपने बताया कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो सेल वॉल निर्माण के लिए मेटल को बनाता है, आपने बताया कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेल वॉल को बनाने के लिए मेटल बनाता है, और आपने कहा था सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन सब गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना के थैलियों में भेजता है, उन थैलियों को फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है, मैंने बताया था बिल्कुल। तो उसने पूछा कि सर आपने एक फैक्चुअल गलती किया, आपने लिखा मेल में उसने कि सर आपने एक फैक्चुअल गलती किया और आपने ये बताया कि सेलुलोज भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बनता है, आपने ये नहीं बताया, आपने गलत है आपको, क्योंकि सेलुलोज बनता है कहां पे, सेल मेम्ब्रेन पर बनता है सेलुलोज, ठीक है। ऐसा बच्ची ने लिखा मुझे ना, और मेल किया उसमें, बकायदा लिखा उन्होंने लास्ट में कि आपके हाथों में बहुत बच्चों का भविष्य है, इसलिए बी केयरफुल ना, ऐसा ऐसा करके जो तमाम चीजें जो है ना, ठीक है, कि ध्यान दीजिएगा इसको, ऐसा कुछ था। देखो बेटा क्या होता है कि बायोलॉजी एक ऐसा साइंस है जितना इसमें डीप में जाएंगे ना चीजें उतनी बदलती चली जाएंगी, क्या जो अब बायोलॉजी अभी हम यहां पढ़ रहे हैं ना, जब इसी बायोलॉजी को आप PhD के लेवल पे जाके पढ़ेंगे ना, तो आपको कई कॉन्सेप्ट आपको जो है वो थोड़ा से चेंज मिलेंगे वहां पे, ठीक है ना। तो हमको यह समझना है कि हमारा एग्जाम की नीड क्या है और उसका एग्जामिनेशन बोर्ड का आंसर क्या है, यानी जो कीज है, जैसे एनटीए जो आंसर मान लेता है तो हम कहते हैं भैया देखो एनटीए का आंसर है, हमको मानना पड़ेगा। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, भले ही बाकी किताबों में कुछ और लिखा हो, हमें एनसीईआरटी अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा क्योंकि हमको नंबर चाहिए, क्या। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या होता है कि एग्जाम की अपनी एक डिमांड होती है आंसर की, उसको भी फुलफिल करना होता है, ठीक है। अब जो बात बेटा आपने बोली ना कि सेलुलोज जो है वो सेल मेम्ब्रेन में बनता है, तो मैं क्लियर कर दूं आपको, सेलुलोज सेल मेम्ब्रेन के उस हिस्से पर बनता है जहां पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स जाकर जुड़ता है और वो एक्सोसाइटोसिस करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स अपने साथ में हेमीसेलुलोज और पैक्टिन को पूरी तरीके से बनाकर लाता है वो, और सेलुलोज के लिए वो बीटा डी ग्लूकोज इकट्ठे करके लाता है। वो क्या लेके आता है, सेलुलोज के लिए वो बीटा डी ग्लूकोज इकट्ठे करके लाता है, क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज को जोड़कर ही उसको सेलुलोज बनाना होता है, ठीक है। यदि वो सेलुलोज को पहले बना लेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स तो उसको ले जाने में दिक्कत होगी, क्योंकि सेलुलोज मॉलिक्यूल को वो एक स्ट्रॉन्ग फाइबर के रूप में होते हैं, तो उसको वेसिकल मूव नहीं कर पाएगा उसे लेके। तो क्या करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बीटा डी ग्लूकोज को बना के रखता है अपने पास में, ब्लॉक्स बना के रखता है उसके, और जाके सेल मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज करता है। जैसे सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज करता है तो जो हेमीसेलुलोज पैक्टिन है इन केमिकल को रिलीज करता है बाहर उठ के, और बीटा डी ग्लूकोज को भी बाहर रिलीज कर देगा, और फिर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाती है, उस मेम्ब्रेन पर एंजाइम होता है, सेलुलोज सिंथेटेज एंजाइम होता है, और वो सेलुलोज सिंथेटेज एंजाइम क्या करता है, बीटा डी ग्लूकोज को जोड़ना शुरू करता है वो, और सेलुलोज की चेन बन जाती है, ठीक है। इंटरसेप्शन, अपोजिशन हमने पढ़ा है ना सेल वॉल ग्रोथ में, तो उसका मतलब वही था। इंटरसेप्शन में क्या लिखा था हमने कि सेलुलोज फाइबर जाके जुड़ते चले जाते हैं, क्या, तो बेसिकली वो बीटा डी ग्लूकोज जुड़ते चले जाते हैं। अब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं एक्चुअली, मैं क्यों बता रहा हूं कि इफ यू आर हियर टू चेक माय नॉलेज देन दिस इज इररिलेवेंट, के बिकॉज यदि आप मेरा ज्ञान चेक करने की कोशिश कर रहे हैं तो दैट इज इररिलेवेंट, प्योरली इररिलेवेंट, के क्योंकि वो आप नहीं कर पाएंगे चेक उसको, के क्यों नहीं चेक कर पाएंगे आप, क्योंकि वो आपके काम का नहीं वो चेक करना। अरे आप मुझसे जो है वो पूछे सर कार्डियोटॉक्सिक मेडिसिन के बारे में पूछे, आप मुझसे पूछे सर कि जो है वो SGLT2 इनहिबिटर मेडिसिन के बारे में बताइए, तो
मतलब उसे चेक करें, कोई लॉजिक नहीं ना बेटा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचा कीजिए कि फैक्चुअल गलती हो गया। जब पढ़ा रहे होते तो बहुत, देखिए कभी कभी एक आध संभावना कहीं पे ऐसी है कि हो सकती है कोई गलती, कोई सन गलत बोल दिया, लेकिन ऐसे बड़े फैक्ट में गलती बेटा नहीं होती, ठीक है ना। और यदि कोई चीज कैरी हो रही ना तो उसका मतलब वही आंसर की का आंसर है एग्जाम का, ठीक है। तो इसलिए ऐसको कि दिमाग में शक रखेंगे ना तो सीख नहीं पाएंगे आप, है ना। तो इसलिए जो है तो प्लीज हैव फेथ ऑन योर टीचर, क्योंकि हम भी अपने सपने के लिए बेटा मेहनत कर रहे हैं आपके साथ में, और आपके सपने भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए, तो कहने का मतलब यह है कि लास्ट के दो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो इसके बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं, क्या कि अब जाके दिमाग लगाना शुरू कर दिया, ढूंढ रहे हैं पोजीशन ऑफ नॉर के बारे में। अब हेट्रोक्रोमेटिन न्यूक्रोमेटिन क्या होता है इस पर हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो मतलब पहले दो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है ईडोग्राम को बनाने करके। तो ईडोग्राम को क्या, मैं क्रोमोसोम को कैसे अरेंज करते हैं, मैंने आपको बताया डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्रोमोसोम को अरेंज किया था, याद रखिएगा इसको, ठीक है, क्लियर। देखिए अब बड़ी मजे की बात है कि आप देखिए ह्यूमन कैरोटाइप को दोबारा दिखा रहा हूं, अब आपको कुछ चीजें दिमाग में डाल लेना। ह्यूमन कैरोटाइप में जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें से 22 पेयर क्रोमोसोम क्या है, वो ऑटोसोम है। क्या है बेटा, वो ऑटोसोम है। ऑटोसोम का मतलब है कि उनका सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई संबंध नहीं है, मेल या फीमेल से कोई संबंध नहीं है, वो दोनों में मिलेंगे आपको, ठीक है ना। लेकिन क्रोमोसोम का एक जोड़ा ऐसा होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, एलोसोम कहते हैं, हेटेरोसोम कहते हैं। वो एक्स और वाई क्रोमोसोम का होगा तो मेल होगा, और एक्स एक्स होगा तो फीमेल होगा, ठीक है। तो ह्यूमन कैरोटाइप को हम जो है वो क्या करते हैं बेटा, उसे हम जो है वो गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 समूह बांटते हैं। कितने बांटते हैं, 7 के। ह्यूमन कैरोटाइप में क्रोमोसोम के हम जो है वो 7 ग्रुप बनाते हैं, हम 7 समूह बनाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 ग्रुप ए में आता है, क्रोमोसोम नंबर 4 5 ग्रुप बी में आता है, क्रोमोसोम नंबर 6 7 8 9 10 11 12 ग्रुप सी में आता है। और ह्यूमन कैरोटाइप में सबसे बड़ा ग्रुप सी है, जो बता रहा हूं सब एग्जाम में आता है कि सबसे बड़ा समूह क्या है बेटा, वो ग्रुप सी है। फिर ग्रुप डी में क्रोमोसोम नंबर 13 14 15 आता है, ग्रुप ई में क्रोमोसोम नंबर जो है वो 16 17 और 18 आता है, ग्रुप एफ में जो है क्रोमोसोम नंबर 19 और 20 आता है, और ग्रुप जी में 21 और 22 आता है। और एक्स और वाई को हमने अलग रखा हुआ है, एक्स को रखना होगा आपको तो एक्स बिलोंग्स टू द ग्रुप सी, एक्स जो है वो ग्रुप सी का मेंबर है, ठीक है, और वाई ग्रुप जी का मेंबर है, याद रखिएगा, ठीक है। एक्स चूंकि हमने ये चूंकि सेक्स क्रोमोसोम इसको हमने अलग जोड़े में रखा हमने, अदरवाइज जो एक्स क्रोमोसोम है वो कैसा होता है बेटा, एक्स क्रोमोसोम होता है सब मेटासेंट्रिक, है ना। ह्यूमन का एक्स क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक होता है, वाई क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक होता है। और याद रखना एक्स और वाई क्रोमोसोम के केवल कुछ हिस्से आपस में होमोलोगस होते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द हिस्सा इसका नॉन होमोलोगस होता है, इसलिए एक्स और वाई की कभी प्रॉपर पेयरिंग हो नहीं पाती है, ठीक है, ठीक। फिर अब ह्यूमन कैरोटाइप का नॉलेज हमारे पास में, हम क्रोमोसोम के अरेंजमेंट को समझते हैं, तो क्या करते हैं, हमने इस नॉलेज का इस्तेमाल किया, हमने एक टेक्निक इसको बोलते हैं हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं हम, एमनोटिक फ्लूइड जो होता है उसको निकालने, जो गेस्टेशन पीरियड में जब जो गर्भावस्था में क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है उसके चारों तरफ, जो एम्ब्रियो के चारों तरफ जो क्या होता है, लिक्विड भरा होता है, उसे हम एमनोटिक फ्लूइड कहते हैं, जो एम्ब्रियो को झटके से या शॉक एब्जॉर्बिंग के समान काम करता है, एम्ब्रियो को जो सेव करके रखता है, ठीक है। तो वह एमनोटिक फ्लूइड की सेल्स निकालते हैं हम, उसमें कुछ जो ह्यूमन एम्ब्रियो है उसकी स्किन सेल उसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं, तो उन स्किन सेल्स के जो स्किन की सेल के पैचेस निकल जाते हैं कई बार, तो वो स्किन सेल एमनोटिक फ्लूइड में होती है, एमनोटिक फ्लूइड को निकालते हैं और उसमें उन स्किन सेल को निकाल के उसमें से न्यूक्लियस निकालते हैं और उसका हम स्टडी करते हैं और कैरोटाइप को समझ पाते हैं, और हम कैरोटाइप को देख के बता पाते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है। तो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का सबसे बड़ा दुरुपयोग हुआ था किसमें, फीटस सेक्स डिटर्मिनेशन में। लोगों ने दुरुपयोग किया इसका, सरकार को टेक्निक को बैन करना पड़ा। गवर्नमेंट ने बोला कि जब तक जो है बहुत आवश्यक ना हो, डॉक्टर्स लिखकर ना दें, इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं होगा। क्योंकि लोग क्या कर रहे थे कि वो फीटस का सेक्स पता, जेंडर पता करने के बाद कि मेल है कि फीमेल है, इन्फेंटिसाइड किया लोगों ने, ठीक है। तो ये
इसी के समान एक टेक्निक होती है कोरोनिक विलाई सैंपलिंग। कोरोनिक विलाई सैंपलिंग में क्या होता है, हम कोरियन जो होता है उसका हम एक हिस्सा, कोरोनिक विलाई का एक हिस्सा निकाल लेते हैं हमके। और जनरली क्या होता है कि कोरोनिक विलाई सैंपलिंग हम कब करते हैं, हम करते हैं 8 से 10 वीक है, जब फीटस 8 से 10 वीक का होता है तब करते हैं हमके। और जो एमनियोसेंटेसिस कब करते हैं हम, जब फीटस 14 से लेकर 16 वीक का होता है तब हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं, ठीक है। तो कोरोनिक विलाई सैंपलिंग क्यों की जाती है, ताकि मान लो फीटस में कोई जेनेटिक डिफॉल्ट है, मान लो कोई उसमें टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, तो कोई ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, तो फीटस को जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी पहले ट्राइमेस्टर के दौरान ही फीटस को जो है वो हम जो है वो जो उसको हम जो है वो टर्मिनेट कर सके प्रेगनेंसी को हमके। तो 1 महीने में 4 वीक होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 12 वीक होते हैं। तो 12 वीक 12 वीक के पहले यदि पता चल जाएगा कि कोई एबनॉर्मलिटी है तो हम फीटस को इजीली हम अबॉर्ट कर पाएंगे और मदर को भी रिस्क कम होगा। इसलिए जो है कोरोनिक विलाई सैंपलिंग को अधिक बढ़ावा दिया गया एज कंपेयर टू दी एमनियोसेंटेसिस। क्या क्लियर? पर एमनियोसेंटेसिस में रिलेवेंट टेक्निक है, क्योंकि कई बार क्या होता है बड़ी दिक्कत होने पर जो है मान लो कोरोनिक विलाई सैंपलिंग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण से अवेलेबल फैसिलिटी नहीं है, तो एमनियोसेंटेसिस भी करते हैं ताकि जो है बच्चे के जेनेटिक डिफेक्ट का पता लगा सके। और स्पेशली उन लोगों के लिए रिकमेंडेड होती है जो लेट, जिनकी मैरिज जो है अधिक उम्र में होती है, क्योंकि वैसे में क्या होता है कि अधिक उम्र में मैरिज होने पर कई बार बच्चे में जेनेटिक डिफॉल्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अधिक उम्र का मतलब ये बोल रहा हूं मैं कि से कि मदर है ना, जो वुड बी मदर है, जो प्रेग्नेंट महिला है उसकी उम्र 35 ईयर के आसपास, 36 ईयर के आसपास है, तब जो है ये टेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अदरवाइज बिफोर 30, 32, बिफोर 30 नॉट वेरी रिलेवेंट, ठीक है। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा इसमें हम। अब देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोपिक्नोसिस। क्या हेट्रोपिक्नोसिस की बात करते हैं हम, क्या होता है हेट्रोपिक्नोसिस के। देखिए एक बात तो हम अच्छे से समझते हैं कि जो क्रोमोसोम है, के क्रोमोसोम क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि क्रोमेटिन के धागे होते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड। हर एक क्रोमोसोम जो है, हर एक सिंगल क्रोमोसोम जो है एक लंबा डीएनए मॉलिक्यूल है, और वही लंबा डीएनए मॉलिक्यूल अपने, मैंने कहा ना कि हर एक क्रोमोसोम, जिसे मैंने आपसे कहा कि ये एक लंबा डीएनए मॉलिक्यूल के दिस इज द अलोंग, मैंने कहा ये एक लंबा डीएनए मॉलिक्यूल है। इमेजिन करते हैं हम कि एक दिस इज ए लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, एक लंबा डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। ये इंफॉर्मेशन को दे रहा, अपना काम कर रहा है। लेकिन जब हमें इसे, जब इसको हमने जो है वो कंडेंस किया, इसको हमने जब संघनित किया, इसको हमने जब कंडेंस किया, देखिए कॉइलिंग हो रहा है और कंडेंस हो गया, कंडेंस होकर छोटा सा रॉड के समान बन गया है। तो हमने क्या बोला, हमने कहा कि अरे ये बन गया है क्रोमोसोम। क्या बन गया, ये क्रोमोसोम बन गया, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है, जब प्रोफेज अवस्था में क्रोमेटिन थ्रेड ऐसा बिखरा होता है, समझना मेरी बात को, भूल जाओ पीछे क्या लिखा है, कि पहले मैं पढ़ा रहा हूं उसको समझो। के प्रोफेज अवस्था में क्रोमोसोम पूरा का पूरा इसका डीएनए ऐसा बिखरा हुआ है, तो क्या किया हमने ये किया इसको कि इसको जो है हमने अब इसमें क्या हो रहा है, कंडेंसेशन की शुरुआत हो रही है। इसमें क्या हुआ, एक हिस्सा इसका ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि क्रोमोसोम कैसे कंडेंस होते हैं, एक हिस्सा कंडेंस हुआ, ये कंडेंस हो गया, ठीक है, फिर दूसरा हिस्सा नीचे कंडेंस इसका हो गया ऐसे, ठीक है ना, धीमे धीमे कंडेंस। तो क्या कहा, मैंने कहा कि ये जो हिस्से हैं, ये हिस्से, ये जो मेरा जहां मेरा हाथ रखा है वो हिस्से अधिक कंडेंस हो चुके हैं और नीचे वाले हिस्से थोड़े कम कंडेंस हुए हैं, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में हमने इसको रंग दिया, हमने इसको इसकी स्टेनिंग कर दी हमने। तो क्या देखा हमने कहा जहां पर ज्यादा कंडेंस हिस्सा था वहां पे अधिक स्टेनिंग हो गया, जहां कम कंडेंस हिस्सा था वहां पे कम स्टेनिंग हो गया। होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा ना, ठीक है। तो क्या किया हमने कहा अच्छा अधिक स्टेनिंग ले लिया, कम स्टेनिंग ले लिया उसने के, फिर अधिक स्टेनिंग ले लिया, जहां अधिक कंडेंस हिस्सा था वहां पे अधिक स्टेनिंग हो गया, जहां कम कंडेंस हिस्सा था वहां पे कम स्टेनिंग हो गया। तो हमने क्या बोला, हमने कहा अलग अलग प्रकार के कलर दिखाई पड़ रहे हैं। अरे यार देखो, लड़कियां तो जानती है अच्छे से कि वो एक बेटा एक आता ना, क्या बोलते हैं यार, एक कपड़ा आता है। अरे कपड़ों की समझ तो गर्ल्स को सबसे बेहतर होती है, तो वो एक ऐसे कपड़ा आता ना यार, जिसमें कि वो ना ऐसे कुछ डिजाइन बने होते हैं कि
बाघ प्रिंट बोलते, क्या भगवान जाने क्या बोलते हैं उसको, उसमें ऐसा वो जनरली आपको जो यही है ना, जो होली दिवाली और ये अपना ये रक्षाबंधन के समय वो खूब सूट मिलते हैं, इसमें कलर ऐसे एक कलर के कप पैच होता है, ऐसा समझ लो, मैं कैसे बता नहीं पा रहा, समझा नहीं पा रहा, सोचो समझा ही नहीं पा रहा मैं, क्योंकि मेरे दिमाग में के ऐसे ऐसे पैच बने होते हैं सूट में, ऐसे ऐसे, ठीक है, डार्क कलर के पैच से एक जैसे पैच बने होते हैं। तो वो क्या होता है, उसको डाई करते हैं, उसको डाई करने का तरीका, तो वो क्या करते हैं कि कपड़े को कई सारी कपड़े को मोड़ के ऐसी कई सारी पुड़िया बना देते हैं वैसे, जो कलर करने वाले होते हैं ना, वो कपड़े को ऐसे मोड़ के बांध देते हैं, ऐसे मोड़ के कपड़े को बांध देंगे वो कई जगह पट के, और फिर उसको वो डाई में डाल देंगे, तो जो अधिक यहां पे मुड़ा होगा वो गहरा रंग ले लेगा, गहरा रंग ले लेगा, बाकी लाइट कलर गहरा रंग के, तो वो क्या होता है, कपड़े में एक ही कलर के अलग अलग शेड दिखाई पड़ते हैं उस कपड़े में, ठीक है। बिल्कुल वैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास में एक लंबा डीएनए मॉलिक्यूल था, ये क्रोमेटिन, मैंने कहा एक लंबा सा क्रोमेटिन थ्रेड था। अब इस क्रोमेटिन थ्रेड को कंडेंस करना है, क्या करना है, इसे कंडेंस करना है और कंडेंस करके इसे क्रोमोसोम में कन्वर्ट करना। अब ये कंडेंस होना शुरू हुआ, ज्यादा कंडेंस हो गया यहां पे, फाइनली एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरा कंडेंस हो गया, ऐसा क्रोमोसोम बन गया, क्या इमेजिन किया है, पूरा कंडेंस हो गया, ठीक है, ग्रेजुअली। लेकिन बीच में एक समय ऐसा आएगा कि कुछ हिस्सा अधिक कंडेंस होगा, कुछ हिस्सा कम कंडेंस होगा, और यहां पर आपने स्टैनिंग कर दिया, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, एक हिस्सा गहरे रंग का, एक हिस्सा हल्के रंग का, एक हिस्सा गहरे रंग का, एक हिस्सा हल्के रंग का दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोला आपने कहा जो क्रोमेटिन का हिस्सा अलग दिखाई पड़ रहा है, विषम दिखाई पड़ रहा है, डार्क कलर का दिखाई पड़ रहा है, वो हेटेरोक्रोमेटिन, और बचा हुआ दूसरा क्या है, यूक्रोमेटिन, ठीक है ना। और इस फिनोमेना को बोला हमने हेटेरोपिग्नोसिस। अब हेटेरोपिग्नोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे ये क्रोमोसोम की डिफरेंशियल स्टैनिंग है, प्रोफेज अवस्था के क्रोमोसोम को, किसको बेटा, प्रोफेज को, प्रो मतलब पहले वाली अवस्था जहां पे कंडेंसेशन की शुरुआत हो रही है। यदि मेटाफेज में करोगे ना तो पूरा एक जैसा स्टैनिंग होगा, मेटाफेज में क्रोमोसोम हाईली कंडेंस कंडीशन होता है, मेटाफेज में पूरा क्रोमोसोम आपको कैसा है, एंड दिस इज दी मेटाफेजिक क्रोमोसोम, ये मेटाफेज में हुआ, ये आपको कैसे, ये कहां दिखाई पड़ रहा है आपको, ये मेटाफेज में दिखाई पड़ेगा, ऐसा क्या पूरा कंडेंस हो चुका है वो, ठीक है। जबकि प्रोफेज में कंडेंस हो रहा था वो, तो प्रोफेजिक क्रोमोसोम की स्टैनिंग करोगे, कुछ हिस्सा गहरा दिखाई पड़ेगा, कुछ हल्का दिखाई पड़ेगा, इस डिफरेंशियल स्टैनिंग को हम हेटेरोपिग्नोसिस कहते हैं। 12th क्लास एनसीईआरटी समझ गए ना। चलिए, व्हेन क्रोमोसोम्स of prophase are stained by acetylcarmine और बेसिक फ्यूजन डाई, वेरी आईएमपी नोट करना लिखना, ठीक है, कॉपी चेक कर ली कभी आपकी तो पिटाई लगेगी फिर, समझ गए। ठीक है, जब प्रोफेज अवस्था के क्रोमोसोम को एसिटोकार्मिन या बेसिक फ्यूजन से हम स्टैन करते हैं, इट टेक्स डिफरेंशियल स्टैनिंग, तब ये विभेदकीय प्रकार से या अलग अलग प्रकार से रंगा जाते हैं। इट टेक्स डिफरेंशियल स्टैनिंग, तब ये विभेदकीय प्रकार से रंगा जाते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टैनिंग के आधार पर दो प्रकार के क्षेत्र पहचाने जाते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टैनिंग 2 रीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड, स्टैनिंग के आधार पर 2 क्षेत्र जो है वो पहचाने जाते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। एक तो होता है बेटा हेटेरोक्रोमेटिन, दूसरा होता है यूक्रोमेटिन, ठीक है, क्लियर। देखते हैं कि करके, देखिए अब आपके सामने एक न्यूक्लियस है, प्रोफेज अवस्था में जब सेल डिवीजन की तैयारी शुरू हो चुकी है, एंटर कर चुकी सेल, क्या अभी तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस समय हमने स्टैनिंग कर, क्या दिखाई पड़ा है, हमने कहा यूक्रोमेटिन लिखा है ये क्या, जैसे जो लाइट हिस्सा है ना, जिसका लाइटर हिस्सा है, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया इसका यूक्रोमेटिन, ठीक है। जो गहरे रंग का हिस्सा है, डार्क हिस्सा है, वो क्या हो गया, वो हो गया हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको के यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन हिस्से आपको दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, ठीक है। चलिए 2 कॉलम बना लीजिए, वेरी आईएमपी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट करना है, आलस्य नहीं करना है, समझ गए। क्या हो, कमांडो हो भैया, तो सुना समझा करो बात को, जो बोल रहा हूं नोट करना है मतलब नोट करना है। क्या दिख रहे हो, कॉपी लेकर बनाओ 2 कॉलम, ठीक है ना। एक कॉलम लिखो यूक्रोमेटिन, दूसरे में लिखो हेटेरोक्रोमेटिन, पहले में यूक्रोमेटिन, दूसरे में हेटेरोक्रोमेटिन।
ठीक, पहले कॉलम में थिन अनक्वाइल्ड एक्सटेंडेड क्रोमेटिन फाइबर यानी यूक्रोमेटिन में, पहले कॉलम में लिखा आपने यूक्रोमेटिन, दूसरे में लिखा हेटेरोक्रोमेटिन के। अब यूक्रोमेटिन में क्या लिखा आपने? पतले असंघनित फैले हुए क्रोमेटिन धागे होते हैं। थिन अनक्वाइल्ड एक्सटेंडेड क्रोमेटिन फाइबर, पतले आकुंडलित फैले हुए क्रोमेटिन धागे होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर होते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन में क्या लिखा आपने? थिक क्वाइल्ड एंड कंडेंस्ड क्रोमेटिन फाइबर, मोटे कुंडलित और संघनित क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, मोटे कुंडलित और संघनित क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, थिक क्वाइल्ड कंडेंस्ड क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, फिर आपने लिखा है यूक्रोमेटिन में फॉर्म बल्क ऑफ क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन का एक बड़ा भाग बनाते हैं। ठीक है, फॉर, अब ये प्रोफेज अवस्था की बात चल रही है, बाद में तो सब कुछ एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म बल्क ऑफ क्रोमेटिन के। और हेटेरोक्रोमेटिन में क्या लिखेंगे? ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन का एक छोटा हिस्सा होते हैं, ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ क्रोमेटिन। ठीक है, ठीक, जो बल्क होगा वो न्यूक्लियस में अधिक जगह घेरेगा। तो यूक्रोमेटिन में क्या लिखा आपने? ऑक्युपाइज मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस, नाभिक का अधिकतर हिस्सा घेरते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन में लिखा आपने लाइज क्लोज टू न्यूक्लियर लेमिना। अब ये न्यूक्लियर लेमिना क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूं, भूलना नहीं। ठीक है, यदि भूले हो तो कान पकड़ के 10 बार उठक बैठक लगाओ कि न्यूक्लियर लेमिना क्या होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर लेमिना के पास पाया जाता है। ठीक है, यूक्रोमेटिन में स्टेंस लाइटली हल्का रंग लेते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन में स्टेंस डीपली गहरा रंग लेते हैं। ठीक है, अब जो कंडेंस नहीं है उससे इंफॉर्मेशन बाहर जाएगी, बताया था मैंने के। तो क्या लिखा? यूक्रोमेटिन जेनेटिकली एक्टिव होते हैं, अनुवांशिक रूप से सक्रिय होते हैं, जेनेटिकली एक्टिव होते हैं। और हेटेरोक्रोमेटिन में क्या लिखेंगे? जेनेटिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि कंडेंस हो गया है तो इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जा पाती है, जेनेटिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, यूक्रोमेटिन अर्ली रेप्लिकेटिंग, यानी यूक्रोमेटिन का रेप्लिकेशन जब डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है तो यूक्रोमेटिन का रेप्लिकेशन पहले होता है और हेटेरोक्रोमेटिन का बाद में होता है, क्योंकि वो अधिक कंडेंस फॉर्म होते हैं तो पहले उनको लूज होना पड़ता है, तब डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट कर पाता है। ठीक है ना, तो ये जो यूक्रोमेटिन है वो अर्ली रेप्लिकेटिंग होते हैं, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो लेट रेप्लिकेटिंग होते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? तो इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग द फिनोमिना ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज हेटेरोपिक्नोसिस। ठीक है, ठीक, क्रोमोसोम के विभेदकी रंजन लेने की घटना को, क्रोमोसोम के विभेदकी रंजन लेने की घटना को, विभेदकीय प्रकार से रंगाने की घटना को हेटेरोपिक्नोसिस कहते हैं। द फिनोमिना ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज हेटेरोपिक्नोसिस। क्रोमोसोम के विभेदकी रूप से रंगाने की प्रक्रिया को हम जो है क्या बोलते हैं? उसे हेटेरोपिक्नोसिस कहते हैं। ठीक है, द टर्म हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन प्रपोज्ड बाय इमाइल हिट्स, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन शब्द को इमाइल हिट्स ने प्रस्तुत किया। द टर्म हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन प्रपोज्ड बाय इमाइल हिट्स, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन शब्द को किसने दिया बेटा? इमाइल हिट्स ने दिया। क्लियर? ठीक है ना, तो ये तो हम देख रहे हैं क्या? हम देख रहे हैं क्रोमोसोम के टाइप के, हमें पता है कि हम कैरियोटाइप क्या होता है, क्रोमोसोम के टाइप क्या होते हैं, हम बात कर चुके हैं। कि याद रखना, भूलना नहीं बेटा, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वो ह्यूमंस के अंदर नहीं होते हैं। देन हमने काइनेटोकोर के बारे में देखा, सेंट्रोमेर के बारे में देखा। अब देखो बेटा, याद रख के आपको जो है एक हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन के, कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन के जो हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। सेंट्रोमियरिक रीजन जो होता है, ठीक है, वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन में आता है। मतलब हमेशा आपको जो है वो हेटेरोक्रोमेटिक फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, एक होते हैं फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं, जिन जीन को काम नहीं करना होता, डीएनए के जिस हिस्से को इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड नहीं करनी पड़ती है, तो वो हिस्सा अपने आप को कंडेंस कर लेता है, उसे हम बोलते हैं फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं उसको हम। ठीक है ना, क्लियर? अब इतना हमको पता है कि क्रोमेटिन थ्रेड आपस में क्वाइल, ध्यान से सुनना बेटा के, ये एग्जाम है, दिस इज एग्जाम एमसीक्यू के, एग्जाम का क्वेश्चन है के। जो क्रोमेटिन थ्रेड है वे अपने आप को कंडेंस करते हैं और फिर क्रोमोसोम बनता है, ये मालूम है। मैंने आपको बताया ना कि डीएनए थ्रेड है, एक डीएनए थ्रेड है, ये अपने आप को कंडेंस करेगा, ये अपने आप को कंडेंस करेगा और फाइनली ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो क्वाइलिंग होती है, जो कंडेंस होता है ना, इसका भी एक पैटर्न होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। एनसीईआरटी में नहीं है पर एग्जाम में आता है। आप देख लीजिए, एमसीक्यू भी उठा के बेटा पूछा जाता है एग्जाम में, पेपर में कई बार आ चुका है, इसलिए एकदम अटेंटिव रहना है हमको।
मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बच्चे क्या करते हैं, कई सारे कमांडो जो है वो ढूंढते हैं सुविधा, सहूलियत, ये तो नहीं है, वो नहीं है। अरे दादा तुम क्या जानते हो, तुमको पेपर को देखना पड़ेगा पहले। 10 सालों के पेपर, 10 साल, 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 10 सालों का पेपर उठा के देखिए सारे एग्जाम का, मेडिकल एंट्रेंस का पैटर्न मालूम चलेगा आपको। और हमको उस पैटर्न को फॉलो करना है, क्योंकि हमारे पास में ये सुविधा नहीं है कि हम गलती करके सीखें। हमारा गलती करने का मतलब ये कि 1 साल फिर तैयारी करनी पड़ी। इसलिए बेटा गलती मत करना है ना, इसलिए अपना लेवल हमेशा ऊपर रखना, ताकि आप जो है आपका लेवल ऐसा रहना चाहिए कि एग्जाम आपके दायरे से एग्जाम अंदर हो। एग्जाम आपके दायरे के बाहर निकला तो कभी एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। एग्जाम निकालना है तो एग्जाम को अपने शीशे में उतारना पड़ेगा एग्जाम को, ठीक है, अपने मिरर में उतारना पड़ेगा एग्जाम को, तब जाके एग्जाम निकलता है, ठीक है ना। चलिए, तो क्रोमोनिमेटा जो होते हैं बेटा, क्रोमेटिन धागे होते हैं, क्रोमोनिमेटा याद है ना, क्रोमोनिमेटा, क्रोमोमियर सब पढ़ा हुआ है मिनट के। क्रोमोनिमेटा में कॉइलिंग 2 प्रकार से होती है। एक होती है पैरानेमिक कॉइलिंग। पैरानेमिक कॉइलिंग सिंपल कॉइलिंग होती है, इसको आसानी से हम अलग अलग कर सकते हैं और ये हमको मियोसिस में देखने मिलती है। तो केवल जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि किस तरह की कॉइलिंग कहां देखने मिलती है, तो पैरानेमिक कॉइलिंग सिंपल कॉइलिंग होती है, जिसमें इस कॉइलिंग वाले क्रोमोसोम को हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, और ऐसी कॉइलिंग हमको मियोसिस में देखने मिलती है। जबकि प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग टाइट कॉइलिंग होती है, आसानी से अलग अलग नहीं कर पाते हैं आप, और ऐसी कॉइलिंग आपको माइटोसिस के क्रोमोसोम में देखने मिलती है। ऐसी कॉइलिंग हमको माइटोसिस के क्रोमोसोम में देखने मिलती है। क्लियर? ऐसी कॉइलिंग हमको माइटोसिस के क्रोमोसोम में देखने मिलती है, ठीक है, क्लियर। अब कैरोटाइप के बारे में हमने पढ़ा। अब एक पॉइंट आपको बता दूं मैं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये दोनों के दोनों जो एग्जाम के एमसीक्यू, एमएस में भी आ चुका है बेटा, जिप्पर में भी आ चुका है, और ये नीट में आ सकता है, ठीक, याद रखना आपको, ठीक। एक टेक्निक होती है बेटा कैरोटाइप बनाने, कैरोटाइप बनाने की एक साइंटिफिक टेक्निक है, उसे बोलते हैं फ्लो साइटोमेट्री, और ये पॉइंट भी एनसीईआरटी का, परंतु ये ओल्ड एनसीईआरटी का पॉइंट, ये ओल्ड एनसीईआरटी का पॉइंट है, ठीक है, ठीक। अब ओल्ड एनसीईआरटी ढूंढ के पढ़ने मत लगना, घबराना मत, कि जो काम का है वो मैं बता दूंगा आपको, क्या। तो ओल्ड एनसीईआरटी में फ्लो साइटोमेट्री के बारे में दे रखा था बेटा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फ्लो साइटोमेट्री इज अ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कैरोटाइप और इडियोग्राम के। तो बस इतना याद रखना है, एक ही लाइन ये याद रखना है कि फ्लो साइटोमेट्री वो टेक्निक है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम कैरोटाइप को या इडियोग्राम को तैयार करते हैं हमके। और ये मालूम चलता है हमको कि मनुष्य के क्रोमोसोम में, जो ह्यूमंस के पास में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जो हमारे पास में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें से 5 पेयर ऐसे हैं जो सेट क्रोमोसोम के हैं, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 20 और 22 के ये सेट क्रोमोसोम है। तो ह्यूमन, और ये भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, आप, ठीक है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देखिए जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं आप गूगल भी करेंगे, मिल जाएंगे क्वेश्चन आपको उठ के। तो एक्चुअली जो ह्यूमन क्रोमोसोम है उसमें क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 20 एंड 22 जो है वो सेट क्रोमोसोम होते हैं बेटा। क्या है वो? सेट क्रोमोसोम है। क्लियर? ठीक। अब क्रोमोसोम के लिए हम केवल केमिकल कंपोजिशन की बात करें, भाई चलो ठीक है, क्रोमोसोम को लिया और केमिकल निकाल के देखा क्या मिला उसमें, तो हमें क्रोमोसोम में डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा हमें के। और जो डीएनए मिलेगा 35 से 45% डीएनए होगा और 55 से 65% प्रोटीन होगा, 1 से 4% आरएनए होगा, जो कि एक्चुअली में ट्रांसक्रिप्टेड आरएनए होगा। मतलब वो आरएनए होगा जो डीएनए की सूचना लेने वहां आया होगा, जो डीएनए की सूचना लेने आया होगा और क्रोमोसोम का हिस्सा बनकर रह गया। यानी क्या होता है कि डीएनए की इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करने के लिए क्या होता है बेटा कि डीएनए पर ट्रांसक्रिप्शन होता है और एमआरएनए बनता है। तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान यदि क्रोमोसोम कंडेंस कर गया तो ऐसा एमआरएनए अंदर ही रह जाएगा। तो ये 1 से 4% आरएनए वो होता है। ठीक है, क्या लिखा देखिए, कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन आर मेनली प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। के कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन मुख्यतः क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, मेनली प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। ठीक है, दी आरएनए प्रेजेंट। और देखिए ये क्रोमोसोम, मैंने क्रोमोसोम के कॉन्फ़िगरेशन को बनाने, क्रोमोसोम के जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन को बनाए रखने के लिए कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट होते हैं। कैल्शियम आयन इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है ना। आरएनए जो यूक्रेटिक क्रोमोसोम में मिलता है वो इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है, एक्चुअली ये ट्रांसक्रिप्टेड आरएनए होता है जो कि डीएनए का मैसेज लेने आया होता है। इसका मतलब जो मेन कंपोनेंट है, जो क्रोमोसोम के जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है बेटा, वो है डीएनए और प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन, ठीक है, ये मेन कंपोनेंट है इसके।
अब प्रश्न उठता है प्रोटीन बोले तो कौन सा प्रोटीन? तो प्रोटीन क्रोमोसोम में दो तरह के होते हैं। अगेन वेरी वेरी आईएमपी, मैं क्लियर कर दूं, आप यदि 11th की एनसीईआरटी में ढूंढ रहे होंगे तो नहीं मिलेगा आपको, ये 12th की एनसीईआरटी में जाना पड़ेगा आपको, समझ लेना, ठीक है। और इसलिए मैं बार बार क्यों बोलता हूं, ताकि बच्चे क्या करते हैं, आज मैंने देखा आपके बैच में एक बड़ी समस्या ये है, समस्या क्या बोलूं उसको मैं, कई बार बच्चे क्या होता है उनको क्यूरियोसिटी होती है तो लगता है कि, और दूसरी बात क्या था, ऑनलाइन में जो ना, ऑनलाइन जब पढ़ रहे होते हैं ना आप, तो कई बच्चों को क्या है, टीचर पे उतना भरोसा नहीं हो पाता उनको, क्योंकि क्या होता है कि ऑनलाइन में गधा घोड़ा सब तो अवेलेबल है। आप गूगल कर लीजिए, आप जो है वो अपना यूट्यूब में मान लीजिए नीट कोचिंग, तो आपको 50 लोग खुल के सामने आएंगे, 50 सोट के, है ना, जो कुछ भी कर रहा है वो भी पढ़ा रहा, ऐसे उठा के, मतलब जो मन में आया वो बता दो, ठीक है। तो प्रोफेशनल क्लासेस तो बहुत ही कम है, गिनती के हैं। तो वैसे में क्या होता है कि कई बार आदमी को दिमाग में डाउट होता था पूरे समय। यकीन रखिए बेटा, बायोमेंटर्स जो है एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। प्रोफेशनल का मतलब ये है कि वी आर वर्किंग एज ए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन वेट, क्या इट्स ए, जो पेरेंटल कंपनी है इग्नाइट ब्रेन्स हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सॉल्यूशन, इट्स ए बिग कंपनी, और दिस कंपनी में पूरा है ना, ये जो बायोमेंटर्स का डिवीजन है वही काम करता है। बायोमेंटर्स में बाकायदा बड़ी टीम काम करती है, ठीक है, सारे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं। तो ये एक प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन है फ्री एजुकेशन के लिए, कि जो ऑलमोस्ट है अपने लेक्चर्स के लिए किसी चीज के कोई चार्ज नहीं करते, सब कुछ फ्री प्रोवाइड करते हैं। Then you can think about कि how the institute runs, के कैसे रन करता है, if it is a company we have a huge tax liability everything के, तो we run on the subscription model only, के जो भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट छोटा सा आता है उसी से पूरा इंस्टीट्यूट चल रहा होता है। और ईश्वर की दया से वो इतना होता है कि सबका सैलरी निकल जाता है, सारा इंस्टीट्यूट का खर्चा चल जाता है, सब कुछ बढ़िया होता है, उसमें के ग्रोथ भी कर पाते हैं। और उसके लिए सारे सब्सक्राइबर को बेटा मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा आपसे, कि जो ऑफिशियल कमांडोज उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। कारण ये है कि बेटा आपके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है चीज़ें, आप हैं इसलिए पूरा इंडिया इस चीज़ को देख पा रहा है, कि पूरा इंडिया एजुकेशन पा रहा है, क्योंकि आप हैं इसलिए, ठीक है। हमारी पूरी टीम, क्योंकि इतनी बड़ी टीम को मैं अकेला, मेरे दम पे तो मैं इसको संभाल ही नहीं सकता हूँ, पर आप लोग हैं इसलिए ऐसा हो पाता है बेटा, ठीक है। क्योंकि इस तरह मैं हमेशा मानता हूँ, जब कोई मुझसे पूछता मैं कहता हूँ कि कभी बड़ा यज्ञ होते देखा आपने, एक बड़ा यज्ञ होता है, उस यज्ञ में सब लोग जाते हैं शामिल होने के लिए, अपने घर से थोड़ा सा घी लेके जाते हैं उसमें, ठीक है, घी चढ़ाते हैं, ठीक है, और हवन करते हैं उसमें, कोई बड़ा महायज्ञ होता है। तो जैसे घी, हमने कुछ चम्मच घी डाल के आहुति दिया ना, तो वैसे ही आहुति होता है, वैसे ही यज्ञ है, ये महायज्ञ शिक्षा का समय का यज्ञ है, उसमें आप सब लोग छोटा छोटा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये कंपलसरी भी नहीं है, जो कर रहा है बच्चा, जिसको अपना बाकी फैसिलिटी अवेल करना है, टेस्ट हुआ, डीपीएस हुआ, मटेरियल हुआ, बुकलेट्स हुआ, वो बच्चा सब कर रहा है, ठीक है। और वो ही तो फ्यूल है इसका, ठीक है। तो इसलिए ये दिमाग से निकाल दो आपकी ये जो है पता नहीं क्या, जो पढ़ाएंगे वो आपके लिए, अपने लिए पढ़ाएंगे भैया, हमारा रिजल्ट चाहिए हमको, तुम्हारे चल तुम अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कि नहीं पढ़ रहे तो भी कोई बात नहीं, चलो हमने, लेकिन हमको तो बच्चे को पढ़ाना इसलिए अच्छे से क्योंकि हमको रिजल्ट चाहिए। हम चाहते हैं ऑल इंडिया AIR 1 से लेके जो है वो 10 तक 50 तक हमारे बच्चे हों, हम क्यों नहीं चाहेंगे। हम है सेल्फिश इस मामले में हम बिल्कुल सेल्फिश है, हम चाहते हैं कि हमारा ही बच्चा जो है वो 1 से लेके 50 तक में टॉप करे, हम बिल्कुल चाहेंगे, ये क्यों नहीं चाहेंगे हम। वी वॉन्ट टू बिकम नंबर 1 इन इंडिया, क्या गलत है? नहीं, हम एम्बिशियस हैं इसके लिए, मेहनत कर रहे हैं इसके लिए हम, ठीक है। वी डोंट वांट टू परचेज एनीवन्स रिजल्ट, वी वांट टू क्रिएट अवर ऑन रिजल्ट, ठीक है। तो करना पड़ेगा एफर्ट बेटा, है ना, इसलिए भरोसा रख के पढ़ा करो बेटा, ठीक है। बहुत सारे इफ और बट जो मेरे को आप भेजते थे ना, उससे दिल दुखता है कई बार, अच्छा नहीं लगता। चलिए, तो अब प्रोटीन ऑफ क्रोमोसोम के जो प्रोटीन है वो दो तरह के होते हैं बेटा, एक होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, दूसरे होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, 12th क्लास एनसीईआरटी, ठीक है, क्लियर। अब पहले तो बात करते हैं हिस्टोन, वेरी वेरी आईएमपी, आप बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से पर हो बेटा आप, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं ये क्षारकीय नेचर के, ये बेसिक प्रोटीन है, क्षारकीय प्रकृति के प्रोटीन होते हैं जिनका अणुभार लोअर के लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, ठीक है। ठीक है, दे लेक अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन, इनमें अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन नहीं होता है, ठीक है।
ये जो मॉलिक्यूलर वेट है इसको लेके भी कंट्रोवर्सी, कुछ बुक्स में हाई मॉलिक्यूलर वेट लिखा हुआ बेटा, तो जो एक्सेप्टेड आंसर उसके अकॉर्डिंग इसको मान लेते हैं। बाकी मैं एक बार आपको जो है वो लेटेस्ट कहीं आंसर क्वेश्चन आएगा तो मैं देख के बता दूंगा, क्योंकि इसमें भी क्या है कि कुछ क्रोमोसोमल प्रोटीन को लेके भी कुछ कंट्रोवर्सीज इसमें अलग अलग बुक में अलग अलग है। तो अभी मैंने लिखा, अभी लिखा दिया आपको मैंने, मुझे लगा कोई करेक्शन है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। ठीक, इसमें ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड जो है वो नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू लेविन के अनुसार हिस्टोन प्रोटीन जो है वो 5 तरह के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4 के। H1, H2A, H2B, H3 एंड H4 के। H1 हिस्टोन जो होता है उसमें लाइसिन एमिनो एसिड बड़ी मात्रा में होता है, लिख लेंगे H1 हिस्टोन आगे रख के, रिच इन लाइसिन अमाइनो एसिड, इसमें लाइसिन अमाइनो एसिड अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। फिर H2A और H2B हिस्टोन आगे एरोडा लिखेंगे, स्लाइडली रिच इन लाइसिन अमाइनो एसिड के, इनमें आंशिक मात्रा में लाइसिन अमीनो एसिड अधिक मात्रा में होता है, अंतर थोड़ा सा अधिक होता है, बाकी की तुलना में थोड़ा अधिक होता है, दूसरे पहले वाले में कहता ज्यादा अधिक होता है, ठीक है। H1 में क्या लिखा आपने कि रिच इन लाइसिन अमीनो एसिड, इसमें लाइसिन अमीनो एसिड बड़ी मात्रा में होता है। H2A और H2B में लिखा आपने स्लाइडली रिच इन लाइसिन, ठीक है, आंशिक मात्रा में लाइसिन अमीनो एसिड अधिक होता है, अधिक पाया जाता है। फिर H3 H4 में लिखेंगे रिच इन आर्जिनिन अमाइनो एसिड, इसमें आर्जिनिन अमाइनो एसिड भी अधिक, इसमें आर्जिनिन अमाइनो एसिड अधिक मात्रा में होता है, रिच इन आर्जिनिन अमाइनो एसिड, क्लियर, ठीक है, लिखा, ठीक। अब यहां पर हमने, अब देखो बेटा साफ साफ दिखाई पड़ रहा है प्रोटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनका अणुभार है वो कम लोअर होता है, तो कुछ किताबों में हायर लिखा है जो कि गलत है एक्चुअली, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम जो है वो 10 जो प्रोटीन जो है वो कई मिलियन डाल्टन, कई लाख डाल्टन, मिलियन डाल्टन वेट के भी हो सकते हैं, तो यहां पर हम अणुभार भी देख रहे हैं। तो हमने इसे टेबल बना दिया, यहां पे देखिए टेबल में H1 हिस्टोन मॉलिक्यूलर वेट इसका 22,500 है, ठीक है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 244 होते हैं इसमें। H2A मॉलिक्यूलर वेट इसका 13,960 डाल्टन है एस्मेट के, और इसमें 129 अमाइनो एसिड होते हैं। H2B 13,774 जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट है, और 125 अमाइनो एसिड होते हैं इसमें। H3 15,273 मॉलिक्यूलर वेट है इसका, 135 अमाइनो एसिड होते हैं इसमें। H4 में 11,236 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, और इसमें अमाइनो एसिड होते हैं 102 के। अब आप बोलोगे सर याद करना पड़ेगा क्या? आप जैसे आपने लिख तो लिया पर गुस्से में लिखा, आपने लिखा गुस्से में, पेन से ऐसे 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 करके लिखा आपने, क्यों लिखा ऐसे ऐसे? आपने ये कितना रटाएगा ये आदमी, ठीक है, तो ऐसा मत सोचो बेटा। मैंने आपको ये क्यों बताया, यू शुड रिमेंबर 2 थिंग्स, कि 2 चीजें याद रखें। नंबर 1, अमंग द हिस्टोन प्रोटीन द हेवीएस्ट हिस्टोन प्रोटीन इज H1, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन में जो हेवीएस्ट है, हेवी अमंग हिस्टोन के, हिस्टोन में जो सबसे हैवी है वो है H1 हिस्टोन प्रोटीन के, उसके पास सबसे अधिक संख्या में अमाइनो एसिड होते हैं, इसलिए वो हैवी है, ठीक है। द लाइटेस्ट इज H4 हिस्टोन इज द लाइटेस्ट, ये बातें बताने के लिए लिखवाया है मैंने आपको, ठीक है ना। अब ये कहां, ये एसर्सन रीजन के अंदर आया हुआ है। अब बताओ, पता ही नहीं है अपने को, हवा ही नहीं लगी अपने को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आया हवा ही नहीं लगी, क्या पूछ लिया, तो वो हवा लगना चाहिए, समझ गए ना, कि एकदम ही मतलब एग्जाम में प्रश्न आया, देखते साथी जैसे आप क्वेश्चन देखा, हाँ मतलब भौचक के रह गए कि क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मैंने कहा H1 हिस्टोन हैवीएस्ट हिस्टोन है अमंग अदर हिस्टोन प्रोटीन के, और H4 जो है वो लाइटेस्ट होता है इसमें, ठीक है। सभी हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑल हिस्टोन प्रोटीन आर पॉजिटिव चार्ज के, हैविंग दी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इसलिए हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए पास पास में आएंगे तो गले मिल लेंगे, एक प्लस है एक माइनस है, अट्रैक्ट करेगा दूसरे को हट के, और इसलिए ये क्रोमोसोम के कंडेंसेशन में रोल प्ले करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, क्रोमोसोम को कंडेंस करता है, क्योंकि ये प्लस चार्ज का, डीएनए नेगेटिव चार्ज का, अट्रैक्ट करेगा, कंडेंस कर लेगा, और इसलिए ये जेनेटिक एक्टिविटी को सप्रेस करेगा। ये जो कंडेंस करेगा वो जेनेटिक एक्टिविटी को सप्रेस करेगा। भाई कंडेंस होने के बाद थोड़ा इंफॉर्मेशन बाहर जाएगी। डीएनए नेगेटिव चार्ज है, सो हिस्टोन फेवर्स द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। हिस्टोन जो है वो गुणसूत्र के संघनन को फेवर करता है, ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन जो है इसलिए आनुवांशिक क्रियाशीलता को, जेनेटिक एक्टिविटी को वो सप्रेस करता है, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है।
चलिए अब आते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन पर के। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो एसिटिक प्रोटीन होते हैं बेटा, अम्लीय प्रोटीन होते हैं, उल्टा है पूरा हिस्टोन सेट के। और ये भी 5 तरह के होते हैं, A1, A2, B, C, D। इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए को ये अट्रैक्ट करते हैं, बोलते हैं नहीं भैया, कि डीएनए को बोलते हैं दूर जाओ हमसे, दूर जाओ मतलब डिकंडेंस हो जाओ, जहां प्रोटीन है खोलते हैं डीएनए को इटके। तो ये नेगेटिव चार्ज के होते हैं। ये दे फेवर्स दी डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम का संघनन खोलते हैं, विसंघनन जो है क्रोमोसोम का संघनन खोलते हैं, उसे जो है वो विसंघनित करते हैं इटके। और दे एक्सेलरेट द जेनेटिक एक्टिविटी, ये अनुवांशिक क्रियाशीलता को जो है वो बढ़ावा देते हैं, दे एक्सेलरेट जेनेटिक एक्टिविटी। ठीक है, आई बात समझ में कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, क्योंकि शुरू से सुनते आ रहे थे हम कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, परंतु डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। यूकैरियोटिक में डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है। हाँ, तो ये हिस्टोन क्या चीज थी, ये आज मालूम चला हमें कि हिस्टोन ये चीज होती है। समझ गए ना? ठीक है, चलिए अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम यहां पर देख रहे हैं एक ब्यूटीफुल फोटोग्राफ, ठीक है, जिसमें कि हमको दिखाई पड़ रहा है डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बनी हुई बॉल दिखाई पड़ रही है, डीएनए अपने आप को लपेटे हुए, और ये है न्यूक्लियोसोमल मॉडल जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है ना, न्यूक्लियोसोमल मॉडल को। तो चलिए आज इतना ही करते हैं इसमें, और मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि पढ़ने में मजा लीजिए। कि देखो अभी इस कोर्स को स्पीड अप करना पड़ेगा आपको, हमको, सबको। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा बर्डन की सर एक क्लास 1.25 घंटे की हो रहा है, 1 घंटे का हो रहा है, आप बड़ा क्लास ले रहे हैं। क्या आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं सर ऐसा नहीं सर, नहीं सर मत लो, इतना मत लो। अरे पढ़ाएंगे नहीं तो कोर्स पूरा कैसे करेंगे? पढ़ाएंगे नहीं तो तुमको निकालेंगे कैसे भाई? नहीं सर जी, नहीं मैं नहीं, कमांडो नो, नहीं मैं के वो सब नहीं चलेगा। ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा आपको, समझ गए ना? ठीक है, बच्चे नहीं है अब तो एग्जाम जो है निकालने के लिए बेटा मेहनत ही करनी पड़ेगी, कोई तरीका नहीं है हमारे पास में। भाई हम आपको लेक्चर भी डिलीवर नहीं करेंगे तो क्या कैसे का काम चलेगा? हम कोई परी थोड़ी ना है कि उड़ते आ गए। ठीक है, मैं आ गई हूं गीतेंद्र परी, ठीक है ना, टिंगिंग टच कर दिया, ये एप्पल पेन से ज्ञान का प्रसार हो जाए। अरे भैया ऐसा नहीं होता, पढ़ना पड़ेगा, है ना? ना मैं परी हूं ना मैं परा हूं। ठीक है, मैं शिक्षक खरा हूं। क्या हूं? शिक्षक खरा हूं, और इसीलिए खरी खोटी सुनाता हूं। ठीक है, तो चलो ठीक है, पढ़ते रहो बेटा, पढ़ने के भी मजे लेते रहो, क्वेश्चंस लगाओ बहुत सारे ना। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.